आज की प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। किस तरह दिल्ली सरकार ने एक ऐसा खेल निजी कंपनियों के साथ मिलकर खेला है जिसमें थप्पड़ इधर से पड़े या उधर से पड़े, पहला थप्पड़ दिल्ली सरकार के खजाने को पड़ता है और दूसरा थप्पड़ मेरे को और आपको पड़ता है। अंत हमारी जेब ने ही भुगतना है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें, जिसमें हम दिल्ली सरकार के सानिध्य में, मैं तो कहूंगा, चल रहे एक बड़े घोटाले को आपके समक्ष, दिल्ली के समक्ष रखेंगे और फिर उसमें सारे कानूनी पहलू हमारी नई दिल्ली की सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी जोड़ेंगी और हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारी लीगल सेल के हमारे सहयोगी तबरेज महलावत अधिवक्ता भी हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे लीगल सेल के को कन्वीनर तबरेज भाई, मीडिया के हमारे प्रमुख श्रीमान प्रवीण जी, उपस्थित सभी मित्रों को मैं छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रवीण जी ने कहा 2 थप्पड़ पड़ेंगे, एक दिल्ली के खजाने को और दूसरा आपको, हमको या दिल्ली के आम कंज्यूमर को जो बिजली का बिल देता है। मेरा मानना यह है कि वो दोनों थप्पड़ हमें ही पड़ने हैं, उस कंज्यूमर को ही पड़ने हैं जो दिल्ली में ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। बिजली आपूर्ति में लगी पावर डिस्कॉम, BSES, BPYAL और तीसरा है NDPL। ये 3 कंपनियां काम कर रही हैं। तीनों कंपनी में पावर डिस्कॉम का शेयर 51% है और दिल्ली सरकार का 49%। लेकिन इन लोगों ने मिलकर दिल्ली को बिजली आपूर्ति के नाम पर लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया और पावर डिस्कॉम को दिवालियापन पे लाके खड़ा कर दिया। BSES और BPYL में भारी धांधली और आर्थिक अनियमितता का खेल चल रहा है। वो कैसे चल रहा है उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। जो 3 कंपनियों का हमने नाम लिया, इसमें NDPL फायदे में जाती है। तीनों कंपनियां एक ही जगह से बिजली खरीदती हैं। तीनों कंपनियां ट्रांसको के माध्यम से, उन तारों के माध्यम से दिल्ली में बिजली देती हैं। लेकिन एक कंपनी फायदा दिखाती है और सालाना लाभ दिल्ली की सरकार को देती है। लेकिन ये 2 कंपनियां खेल खेलती हैं। ये 2 कंपनियां घाटा दिखाती हैं और उस घाटे के पीछे का कारण है दिल्ली सरकार को मिलने वाला किकबैक, जो शराब नीति में था, जो स्वास्थ्य घोटाले में था, जो शिक्षा घोटाले में था, जो शीश महल में था। वो किकबैक जो इन नेताओं की जेब गरम करता है, वो किकबैक जो इनकी अय्याशी के सामान को मुहैया कराता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 2 घाटे में कैसे चल रही हैं। ये तीनों कंपनियां जो बिजली लेती हैं
वो 6 कंपनीज हैं जिनसे ये बिजली लेती हैं। ये नोट करने की बात है। पहली कंपनी है एनटीपीसी, सरकारी कंपनी है। बीएसईएस या बीपीवाईएल या एनडीपीएल, ये जितनी भी बिजली इनसे खरीदते हैं इनको पूरा पैसा वापस करते हैं, क्योंकि पूरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो बिजली काट दी जाएगी, नियम है। दूसरी कंपनी है एनएचपीसी, ये भी सरकारी कंपनी है। ये तीनों कंपनियां उनसे भी बिजली खरीदती हैं, उनको भी पूरा पैसा देती हैं, जिस भी दर पे लेती हैं उनको भी पूरा पैसा देती हैं। अगर नहीं देंगी तो बिजली काट ली जाएगी। तीसरी कंपनी पीजीसीआई, ये भी सरकारी कंपनी है। इससे भी पूरी बिजली ली जाती है और इसको भी पूरा पैसा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी कंपनी है ससान, ससान SASAN। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। ससान कंपनी है BSES की, BPYL की। ये दोनों कंपनियां उससे लेती हैं, एनडीपीएल इससे नहीं लेती। ये दोनों कंपनियां उससे बिजली खरीदती हैं और ये दोनों कंपनियां उसी का अंग है, ससान का। ससान से जितनी बिजली लेती हैं ये उसको भी पूरा पैसा वापस करती हैं। मतलब मेरी परचून की दुकान है, मैं अपने घर के लिए आटा दाल सब्जी कुछ खरीदता हूँ तो मैं पहले वो पैसे अपनी दुकान के गल्ले में डालता हूँ, फिर वो पैसा सामान लेके घर जाता हूँ ताकि मेरे को घाटा ना हो, मेरी दुकान भरी रहे। उसके बाद आ गई 2 कंपनी। तबरेज साहब मैं कहीं गलत हूँ तो बताइएगा। दूसरी कंपनी है इंद्रप्रस्थ IPGCE, ये दिल्ली सरकार की कंपनी है। अब ये तीनों कंपनियां इससे भी बिजली खरीदती हैं, लेकिन जब ये इससे बिजली खरीदती हैं तो इन्हें पैसा नहीं देती हैं या आधा अधूरा देती हैं, या अगर हम चांदनी चौक के व्यापार की स्थिति में कहें 50% दे दिया, 50% लगा लेंगे। 50% दे दिया, 50% लगा लेंगे। दूसरी कंपनी है प्रगति पावर PPCC, वो भी दिल्ली सरकार की है। उससे भी ये BCSC और BPYL उससे भी बिजली खरीदती हैं। 100 रुपये का सामान लिया, 30 रुपये दे दिए, 70 रुपये चुका देंगे। उन 4 कंपनियों को पूरा पैसा, जिसमें ससान भी शामिल है जो उनकी खुद की कंपनी है, या 3 सरकारी कंपनियां जो केंद्र सरकार की हैं, लेकिन ये 2 कंपनियां जो दिल्ली सरकार से बिजली पैदा करती हैं, उन दोनों को आधा अधूरा पैसा देके बिजली उठाई जाती है। और ये स्थिति पिछले 10-12 साल से लगातार चल रही है। और अब जब वो पैसा बढ़ते 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 कितने हज़ार करोड़ में आ गया तबरेज साहब? 26,000 करोड़ के घाटे पे आ गया। वो जो दोनों कंपनियां हैं उनका घाटा हो गया 26,000 करोड़, जो दिल्ली सरकार ने उनको देना है। तो अब वो कंपनियां गुहार लगा रही हैं कि हमारा पैसा दिया जाए, नहीं तो हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे। भुगतेगा कौन? आपने बिजली खरीदी, आपने उनको पैसे नहीं दिए, आपने जो जनता में वाहवाही लूटनी थी लूटते रहे। लेकिन अब जब वो कंपनी कह रही है कि हमें बिजली के दाम बढ़ाने हैं, तो अब आप कह रहे हैं नहीं, हम तो कोर्ट में जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि कोर्ट में 21,000 से ज़्यादा एसेट्स उस कंपनी के लगे हुए हैं दिल्ली में। वो भी एसेट्स के लिए पैसे मांग रहे हैं। भुगतेगा कौन? ये जो थप्पड़ पड़ना है 26,000 करोड़ का, ये आपकी और हमारी जेब पे पड़ने वाला है। ये 26,000 करोड़ का जो थप्पड़ है, ये आपकी और हमारी जेब पे पड़ने वाला है। और ये श्रीमान जी हाथ हिला ला के कहते हैं कि मैं बिजली के सारे बिल माफ़ कर दूंगा। कब करेंगे? सरकार आने पे। अरे सरकार तो आपकी अभी है भाई। अरविंद केजरीवाल, तुम अघोषित मुख्यमंत्री हो, आतिशी मार लेना तुम्हारी मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद अगर बिजली के बिल आ रहे हैं, हर झुग्गी झोपड़ी के बिल आ रहे हैं, तो फिर अगले चुनाव की प्रतीक्षा क्यों करनी है? तुम्हारे में दम तो अभी घोषणा करो और इन 26,000 करोड़ का भी जवाब दो।
कोर्ट में मैटर है, बिजली कंपनियां गुहार लगा रही है अपने 26,000 करोड़ के लिए, और दिल्ली सरकार रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे बचा जाए कि हमें चुनाव तक का मौका मिल जाए, चुनावी घोषणाएं करने के लिए। और ये जो पूरा खेल है, ये ऐसा खेल है कि ये पहली बार दिल्ली में नहीं, उड़ीसा में भी खेलने की कोशिश की गई। उड़ीसा में भी इन दोनों कंपनियों ने इसी तरह का खेल खेला। उड़ीसा सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए इन दोनों कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लाइसेंस रद्द नहीं करते हैं क्योंकि मंथली पॉकेट मनी मिलती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द नहीं करते हैं क्योंकि मंथली पॉकेट मनी मिलती है जो उनके और उनके मंत्रिमंडल का गुजारा करती है। ये घूसखोरी, ये रिश्वतखोरी, ये कमीशनखोरी की जो आदत इन भ्रष्टाचारियों के मुंह पे लगी है, ये उसका परिणाम है जो दिल्ली की जनता को भुगतना है। आज दिल्ली में अब भवाना इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, लोग आंखों में आंसू लेकर रोते हैं कि यूपी हरियाणा में इंडस्ट्रियल बिजली का दर 8 रुपये यूनिट है। दिल्ली जैसे शहर में 18 साढ़े 18,000 रुपये पर यूनिट देना पड़ता है। कोई बिल 4 लाख 5 लाख से कम नहीं आता। आप अपने घर के और अपने घर के बिल उठा के देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे पेंशन सर चार्जिस पे ऑडिट रिपोर्ट मांग ली हो एलजी साहब ने, लेकिन एक बड़ा घोटाला है बिजली के बिल में भी, और वो बड़ा घोटाला यही है कि 100 रुपये के बिल पर 45 रुपये खर्च करते हैं आप लोग, 55 रुपये वो टैक्स है जो इन लोगों की जेब में जाता है, और इन बिजली कंपनियों को घाटा पूरे करने की कोशिश की जाती है। मोटा खेल है ये। एक ही दर पे बिजली है, एक ही रेट पे बिजली है, एनडीपीएल फायदे में है, ये दोनों कंपनियां घाटे में। एक कंपनी पैसा कमा के 300 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली सरकार को दे रही है, ये दो कंपनी 26,000 करोड़ के घाटे पे लाके खड़ी करती हैं। क्या कारण है? कारण सिर्फ लूट है, भ्रष्टाचार है, चोरी है। आप कितना जनता के बीच में जाइए, कितने हाथ उठा उठा के पेपर हिलाते रहिए, कितने भी पेपर हिलाते रहिए कि मैं सबके बिल माफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल, ये 26,000 करोड़ रुपए कैसे माफ करोगे? जवाब दो इसका। वो 21,000 करोड़ जो डिस्कॉम मांग रहे हैं आपसे, उसके पैसे कैसे माफ करोगे? कोई जवाब है आपके पास? सिर्फ दिल्ली को लूटने के लिए, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आप लोग इस सत्ता में आए हो। मां भी अपने बच्चे को छोड़ देती है, वो उसकी भूख प्यास सुन के उसका पेट भरने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल, तुमने तो अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा। तुमने उस दिल्ली को लूटा जिस दिल्ली ने तुम्हें प्यार दिया था। ये झूठ और छल की राजनीति दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करके मानेगी। पिछले 10 सालों में दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ झूठ और भ्रष्टाचार हुआ है। मैं चाहूँगा इसकी विस्तार में और डिटेल में जो लीगल पॉइंट है हमारी आतिशी और तबरेज़ भाई बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सॉरी, अब वो दिमाग में है तो वो हमारी बहन ही है, तो वो हमारी बहन ही, वो रास्ता भटक गई है, कोई बात नहीं। बांसुरी जी, राज को राज रहने दो, लेकिन खुश नहीं है वो। दिल्ली प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभाते हुए कोर्ट में मेरे साथी भाई तबरेज़ मलावत जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगणों को सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य नारायण और छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके समक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने रखा है, उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। आम आदमी पार्टी सरकार का ये पुराना फॉर्मूला रहा है, और वो फॉर्मूला है झूठे बड़े बड़े वादे करना, लेकिन जनता की झोली में केवल बोझ डालना।
और यही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के मामले भी करा है, बिजली के मामले में भी यही करा है। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक होता है सुशासन और एक होता है कुशासन। ये इतना ज्यादा कुशासन है उनका कि आम आदमी पार्टी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो रेगुलेटरी एसेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के वो होते हैं, उसको इन्होंने 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने दिया। मैं आपके समक्ष एक टैरिफ पॉलिसी का क्लॉज लाना चाहूंगी। ये है टैरिफ पॉलिसी, इसका क्लॉज नंबर है 8.2.2। इससे पहले कि मैं आपके समक्ष पढ़कर सुनाऊं, एक कानूनी पहले मैं आपको समक्ष साफ करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 26 मार्च 2014 का, और वो ये स्पष्ट कर देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, यानी टैरिफ पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, इसको आप, इसकी स्टैट्यूटरी वैल्यू है, यानी कि जो भी ये डॉक्यूमेंट कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कॉम कंपनियों पे बाध्य है, वो बात बाइंडिंग है। अब ये क्या कहता है? रेगुलेटरी एसेट को लेकर टैरिफ पॉलिसी ये कहती है, द फैसिलिटी ऑफ अ रेगुलेटरी एसेट हैज बीन अडॉप्टेड बाय सम रेगुलेटरी कमीशंस इन द पास्ट टू लिमिट टैरिफ इंपैक्ट इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब ये नोट करिएगा, this should be done only in a very rare exception in case of natural calamity or force majeure conditions and subject to the following। यानी आम तौर पर रेगुलेटरी एसेट की प्रक्रिया सरकारों को इसकी अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। टैरिफ पॉलिसी ये कहती है कि बहुत ही रेयर केस में आपको रेगुलेटरी एसेट का प्रावधान रखना चाहिए, वो भी अगर किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए कि आपको ये लगाना पड़ा, वरना रेगुलेटरी एसेट लगना ही नहीं चाहिए। इसके बाद 8.2.2 बी कहती है कि ये रिकवरी जो है रेगुलेटरी एसेट की, ये कब होनी चाहिए? रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग रेगुलेटरी एसेट्स along with carrying cost of regulatory assets should be time bound and within a period not exceeding 7 years। यानी दिल्ली सरकार को सबसे पहले तो रेगुलेटरी एसेट लगने ही नहीं देना चाहिए था, ये कहती है टैरिफ पॉलिसी। अगर उन्होंने लगाया तो ये केवल तब लगाना चाहिए था जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हुआ। ऐसी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर उन्होंने ये रेगुलेटरी एसेट लगा भी दिया तो इसको एक सीमित समय में, एक सीमित अवधि में रिकवर करना चाहिए था, यानी 7 बरस से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए था। बहुत दुख से कहना चाहती हूं, दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं लिया और ये जो लायबिलिटी है दिल्ली की जनता पर 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज आम आदमी पार्टी सरकार ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बेपरवाही ने, माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी की लापरवाही ने 21,000 रुपए का बोझ और कर्ज दिल्ली पे लाद दिया है। पर मार यही नहीं रुकती, ये तो दो तरफी मार है, और दो तरफी मार इसलिए है क्योंकि डिस्कॉम्स ने जो रेगुलरली पैसा दिल्ली सरकार को देना था वो इन्होंने वसूल नहीं करा। आप ये देखिए, ये दोनों कंपनियां BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड और BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपने बाकी रेगुलर सप्लायर्स को टाइम बाउंड तरीके से पेमेंट करी, पर दिल्ली सरकार ने क्योंकि अपना पैसा वसूल नहीं करा, वो ड्यूज हो गए 26,000 करोड़। यानी एक तरफ मार है 21,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट की जो इन्होंने कर्ज दिल्ली की जनता पे लाद दिया है, दूसरी तरफ वो जो 26,000 करोड़ है वो दिल्ली की जनता का पैसा है जो दिल्ली सरकार ने रिकवर नहीं करा। इसमें आम आदमी पार्टी सरकार की जवाबदेही बनती है। अब लगता है शायद इसीलिए इन्होंने
पीपीएसी के जो चार्जेस हैं 1.5% से 1 दशक में 45% क्यों कर दिए? क्यों ये आपको अभी भी बिजली के बिल में लूट रहे हैं? क्यों ये पेंशन सरचार्ज लगाने देते हैं बिजली कंपनियों को? क्यों भांति भांति के सरचार्ज लगाने देते हैं? अरे अजीब सी बात है, वादा करा था सस्ती बिजली का, मुफ्त बिजली का, लेकिन दिल्ली को क्या मिला? भारी बिल और कर्ज। मैं पुनः कहना चाहूंगी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी को कि दिल्ली की जनता के साथ कब तक आप ये विश्वासघात करते रहेंगे? दिल्ली की जनता को बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। आम आदमी पार्टी का प्रचार नहीं, परिणाम चाहिए। और अगर आप दिल्ली की जनता के ऊपर इसी तरह आर्थिक बोझ डालते रहेंगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को इसी तरह आर्थिक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ते रहेंगे, उसका विध्वंस करते रहेंगे, तो आपको दिल्ली में सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। तबरेज भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? वो ग्राफिक है ना हमारे पास, है, जरा ग्राफिक चलाइएगा। मखाने का है, अच्छा बोला, मखाने का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज आप सबके सामने हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी बड़ी बहन अधिवक्ता बांसुरी मैडम का भी। जो इशू आज आपके सामने है उसके समक्ष दो महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाली बात है कि जो दिल्ली सरकार की अपनी कंपनियां हैं उनका जो रिकवरी था ओवर द पीरियड बढ़ के आप देखेंगे दोनों कंपनियों का मार्कअप एक तरह से 26,000 करोड़ होता है। ये 26,000 करोड़ रुपए जनता का पैसा है, इसकी रिकवरी क्यों नहीं की गई? इसके लिए जो भी कठोर से कठोर या इफेक्टिव स्टेप्स जो रिक्वायर्ड थे वो क्यों नहीं उठाए गए? जनता की अदालत में जाने का बड़ा शौक है, आज उनको जनता की चार्ज भी फेस करनी है और इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है रेगुलेटरी एसेट, जो घाटा कंपनियों का है, अगर कंपनियों का घाटा इस हिसाब से बढ़ा जा रहा था तो उनको इफेक्टिवली एड्रेस क्यों नहीं किया गया? नेक्स्ट स्लाइड। ये घाटा दर्शाता है कि आज की तारीख में दोनों कंपनियों का घाटा बढ़ के कैसे 21,000 करोड़ हो चुका है। दोनों कंपनियों का बांट के देखा जाए तो बीआरपीएल का 12,000 के करीब है और बीवाईपीएल का 8,000 करोड़ के करीब है। ये घाटा इस सीमा तक बढ़ के आज के तारीख में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंज्यूमर से रिकवरी होती है। तो ये बोझ जो है दिल्ली की आम जनता के ऊपर है, ये जनता से रिकवर किया जाएगा, ये जवाब देना चाहिए। जब कानून के अंदर 7 साल के अंदर इस इशू को रिजॉल्व करने का प्रावधान है और वो भी रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस में ये घाटा एसेट के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने हौसले दावे किए थे इफेक्टिवनेस के और एफिशिएंसी के, वो आज आपके सामने जनता के ऊपर 21,000 करोड़ का बोझ छोड़ के जा रहे हैं और सरकारी कंपनियों का 26,000 करोड़ का जो बकाया राशि है वो आज की तारीख में बाकी है, उसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यार उससे पूछना था ना कि उसको तो देना था, कितना पैसा दिया? सिंपल सा जो सवाल समझ में आता है कि अगर लाइसेंस के आधार पर आप आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो फिर आपने इनका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया? क्यों आप 10-12 साल से इन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? कारण वही है जो मैंने कहा, किकबैक। और मुझे लगता है कि अगर किसी का कोई सवाल होगा तो हम लेंगे, नहीं तो आज छठ पूजा के अवसर पर मैं प्रवीण जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रियंका जी आपके लिए बता रहा हूँ आज मैथिली और मधुबनी भोजन आप सबके लिए, संतोष भैया, मैथिली और मधुबनी भोजन आप सबके लिए है।
तो भोजन करके जाइएगा।